महाकुंभ की जिम्मेदारियों से मुक्त होते ही सीएम योगी ने मिल्कीपुर की कमान संभाल ली है और चुनावी आगाज के पहले दिन पूरी फिजा बदल दी है। योगी के टारगेट पर थी समाजवादी पार्टी की दुखती रंग। अयोध्या की धरा पर कार सेवकों के कत्लेआम का जिक्र ही चुनावी फिजा बदलने के लिए काफी है। योगी ने आरंभ को प्रचंड बनाने के लिए सपा पर पहला हमला कार सेवकों के बहाने बोला। अयोध्या में कार सेवकों का रक्त बहाते थे और हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव से जो यात्रा प्रारंभ की, आज घर घर में दीप जल रहे हैं अयोध्या में। एक तरफ कार सेवकों का जिक्र कर स्वर्ण और पूरे सनातन वोटर को साध लिया, तो दूसरी तरफ परिवारवाद पर वार कर मिल्कीपुर में सपा की लोकल लीडरशिप में एक चिंगारी चला दी। जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। योगी के शब्द बाण मिल्कीपुर की जनता के दिलों को छू गए तो सपाइयों के कलेजे को चीरते हुए निकल गए। लेकिन अभी ये शुरुआत है। योगी कल भी मिल्कीपुर में है। जब रोड शो निकलेगा, जनसैलाब उमड़ेगा, तो वोटिंग से पहले ही जनता अपना मॉक पोल दुनिया को दिखा देगी। और अब हम आपको पॉलिटिकल ड्रामे की एक हाई वोल्टेज पिक्चर दिखाते हैं। अयोध्या में दलित बेटी की हत्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सपा के सांसद अचानक से फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। फफक कर रो रहे ये है अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद। बातों से तो दर्द बेपनाह झलक रहा है, लेकिन आंसू नहीं गिर रहे और शायद इसीलिए ये अपना चेहरा छिपा रहे हैं। सांसद महोदय का गला तो रुंधा हुआ है, आवाज भी भारी है, लेकिन आंखों में आंसू सूख गए हैं। फूट कर रो रहे नेताजी की बातों से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो देश की तमाम बेटियों की सबसे ज्यादा परवाह इन्हें ही है। शायद तभी इन्होंने न्याय के लिए इस्तीफा देने का वादा भी कर डाला। मैं जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। अब सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस हाई वोल्टेज सीन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी छोटा सा टीजर दिया। अयोध्या में कब एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई न कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी बीच एक दलित युवती का शव बेहद भयावह स्थिति में मिलने के बाद हंगामा मचा हुआ है और अब पक्ष और विपक्ष इसी पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सपा सांसद दलित बेटी की हत्या पर रो रहे हैं, तो वहीं कुशीनगर में उनकी ही पार्टी के एक नेता अनूप सोनी रेप केस में देवरिया जेल की हवा खा रहे हैं। देखिए, आरोप है कि सपा नेता अनूप सोनी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अनूप सोनी 15 दिनों से फरार था। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी समाजवादी पार्टी नेता अनूप सोनी सेवरी नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुका है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने चौतरफा जाल बिछाया, लेकिन इसी बीच वो हाईकोर्ट से स्टे लेने की फिराक में था। हालांकि अब आरोपी को इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद आरोपी सपा नेता अनूप सोनी को देवरिया जेल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक 11 जनवरी की रात को सपा नेता अनूप ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जब उसने 12 साल की नाबालिग को जबरन अपनी दुकान में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दिल्ली के चुनावी समर का आज सियासी रविवार रहा। प्रचार का आखिरी राउंड में सभी सियासी दलों के दिग्गजों ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम इलाके में जनसभा की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और लक्ष्मी नगर पहुंचे। तीसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी प्रचार की कमान संभाली।
प्रधानमंत्री ने आरके पुरम में करीब 1 घंटे तक जनता को संबोधित किया और पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। मैं कल से ही देख रहा हूं कि आपदा वाले बिहार को मिले प्रोजेक्ट से कितने नाराज हैं। इनको नेगेटिव पॉलिटिक्स करने दीजिए। भाजपा पूर्वांचली समाज को चाहे वो दिल्ली में हो या फिर यूपी बिहार में हर संभव मदद देती रहेगी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री ने इस रैली के दौरान इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है। दिल्ली के चुनावी सुपर संडे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और आज दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी के दिग्गजों ने अलग अलग रैलियां और जनसभाएं की। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। आज डांट के देखो मोदी जी को, जेल में डाल देंगे। अरे उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाओगे तो जेल में डाल देंगे। मैंने तो देखा है ना यूपी में। दिल्ली के सियासी दंगल में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से 4 मांगे की थी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। पूरी दिल्ली को इनके के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पहले अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे गैंगवॉर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं और अब तो उन्होंने जानबूझ के पूरी दिल्ली को अपनी से पूरी दिल्ली को परेशान कर रखा है। दरअसल शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रत्याशी के साथ झड़प का एक वीडियो शेयर किया था और ये दावा किया था कि रिठाला से आप प्रत्याशी महेंद्र गोयल पर जनसंपर्क के दौरान हमला हुआ था, जिसका आरोप उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए उल्टा आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा दिए। ये अब क्या कर रहे हैं, बीजेपी की सभाएं डिस्टर्ब करा रहे हैं। 4-5 बैड कैरेक्टर लाते हैं, गुंडे टाइप के लोगों को भेजते हैं और वो सभा में जाकर के गलत टिप्पणी करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो पब्लिक तो ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन प्रचार के आखिरी राउंड में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उससे दिल्ली की सियासत और गर्म है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल शाम 5 बजे के बाद से प्रचार का शोर बंद हो जाएगा, यानी तकरीबन 72 घंटे बाद दिल्ली में वोटिंग होनी है। लेकिन उससे ठीक पहले मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया और दावा किया कि बीजेपी झुग्गीवालों को पहले 3000 देकर फर्जी वोट डलवाने की साजिश कर रही है। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और केजरीवाल के इस वीडियो संदेश पर निशाना साधा। ये स्याही लगाने का काम, नकली तरीके से वोट बनाना, किस प्रकार से डबल वोटिंग करा देना, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करा, किस डिपार्टमेंट को छोड़ा है भैया तुमने। लेकिन सबके बीच दिल्ली में चुनावी रेवड़ी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस एस.एन. डेंगरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की, कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो दिल्ली चुनाव में आप, बीजेपी और कांग्रेस के मतदाताओं को लुभाने की भ्रष्ट आचरण की जांच करे, राजनीतिक दलों को मतदाताओं के निजी डाटा की जानकारी जुटाने से रोकने के निर्देश दें, साथ ही पार्टियों की ओर से कैश देकर वोट हासिल करने की स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया जाए। साथ ही याचिका के जरिए ये मांग की गई है कि हाईकोर्ट चुनाव आयोग को दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश जारी करे।
तो दिल्ली के चुनावी दंगल में अब जो चुनावी दंगल है वो जंगल में तब्दील हो चुका है। कोई शेर तो कोई खुद को सवा शेर बता रहा है। देखिए, पहले ओवैसी ने अपने दागी उम्मीदवार यानी कि ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को शेर बता दिया और ये कहते हुए महफिल लूटने की कोशिश की कि जंगल में 2 ही शेर काफी हैं, जैसे दिल्ली कोई जंगल हो। जाहिर सी बात है, जवाब दूसरी तरफ से भी आना था और आया भी। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट कर दिल्ली वालों के सामने एक नया शेर पेश करने की कोशिश की और वो थे अरविंद केजरीवाल। अब सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली जंगल है या चुनावी जंगल? और इस जंगल में सब शेर हैं, तो आखिर सवा शेर कौन है? जाहिर सी बात है, दिल्ली के सवा शेर का फैसला 5 फरवरी को ही होगा और 8 फरवरी को पता चलेगा दिल्ली का सवा शेर कौन है। लेकिन उससे पहले ओवैसी के शेरों ताहिर और शिफा जब जीत कर विधानसभा में जाएंगे, आप सोचो कितनी खुशी हमको, आपको और सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को होगी। अगर कोई ये डीलर के लोग बोलेंगे 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में, अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। और दोनों ही पहलवान यानी विधानसभा को जंगल और ताहिर शिफा को शेर बताकर हैदराबादी भाईजान ने एक खास कौम में जोश तो भर दिया। क्या ईवीएम में वोट भी भर पाएंगे, क्योंकि उन्हें दूसरे शेर से चुनौती जो मिली है। एक बार और दिल्ली के दंगल का शेर है केजरीवाल। टीम केजरीवाल ने भी अपने शेर का शोर शहर में फैलाया तो भाईजान को सीधी चुनौती दे डाली। साथ में पोस्ट एक वीडियो में जंगल तो नहीं लेकिन दंगल में केजरीवाल बाहुबली अवतार में नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हर दल का अपना शेर है, तो बारी इस इम्तिहान की है कि दिल्ली का सवा शेर कौन, और इसी का चुनाव 5 फरवरी को होना है। 8 फरवरी को दिल्ली की जनता भी ये जानना चाहेगी दिल्ली के दंगल में सवा शेर कौन। दिल्ली के प्रचार में आखिरी 24 घंटे से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आज दिल्ली के प्रचार ग्राउंड की बात करें तो एक तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए थे, दूसरी तरफ 2 मुख्यमंत्रियों ने कमान संभाल रखी थी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पर गर्दा उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली रणनीति भारतीय जनता पार्टी के स्पेशल 240 है। आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सभी 240 सांसद प्रचार करते नजर आए। इन सांसदों ने मंडल स्तर पर जाकर वोट मांगे। जेपी नड्डा ने एनडीए के सभी सांसदों को इस हफ्ते अपने क्षेत्र न जाकर दिल्ली में रुकने और प्रचार में लगने की अपील की थी। बस एक अपील और सभी सांसद ग्राउंड पर गए। नड्डा की इस रणनीति का असर ये हुआ कि दिल्ली की कुल 70 सीटों पर 240 सांसद उतारे गए, तो हर सीट पर 3 से 4 सांसद मौजूद थे। 70 की 70 सीटों पर बीजेपी ने अपने सांसदों के साथ साथ में जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा है। तकरीबन माना जा रहा है कि 241 सांसदों से ऊपर चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, जो कि बूथ स्तर पर जा करके और उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट पे वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे। सांसदों की ड्यूटी के पीछे भी बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। सांसदों को उनके प्रदेश की बहुलता वाली आबादी के इलाकों में तैनात किया गया है। कहीं एक मंडल में 2-2 सांसदों की ड्यूटी लगाई है। बूथ लेवल कार्यकर्ता इन सांसदों को दिल्ली की गलियों में घुमा रहे हैं। अब जरा दूसरी तरफ इन दिग्गजों को देखिए। एक तरफ एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव मोर्चा संभाल रहे थे, जिनकी रैली में जनसैलाब नतीजों का ट्रेलर दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ थे पुष्कर सिंह धामी। धाकर धामी की पैदल यात्रा ने भी दिल्ली की फिजा बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी दिग्गजों के हुंकार ने दिल्ली का रण आखिरी क्षण में बदल दिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मौजूदा वक्फ कानून और प्रस्तावित वक्फ कानून में आखिर फर्क क्या है। आपको ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। देखिए, पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अगर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन अगर नए बिल की बात करें, नए बिल के मुताबिक जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। तो वहीं अब वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है अगर अभी फिलहाल की बात करें, और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर प्रस्तावित बिल की बात करें तो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ
हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। इतना ही नहीं, अब तक अगर वक्फ बोर्ड में महिलाएं और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की पूरी तरीके से एंट्री बैन थी, कोई नहीं था। लेकिन प्रस्तावित बिल की बात करें जो कल सदन में पेश किया जा सकता है, उसमें 2 महिलाएं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को एंट्री मिलनी अनिवार्य है। लेकिन नए वक्फ बिल में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है और संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल सोमवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी और गुलाम अली इस रिपोर्ट को रखेंगे। दरअसल 2024 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था, जिसके बाद में 8 अगस्त को इसे जेपीसी के पास भेजा गया था और संयुक्त संसदीय समिति ने 655 पन्ने की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 5 महीने का वक्त लगा और 38 बैठकें करके इसे तैयार किया गया। रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 250 स्टेक होल्डर और डेलीगेशन के साथ मुलाकात की गई और इस रिपोर्ट को 15-11 के बहुमत से मंजूर कर लिया गया। हालांकि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनकी आपत्तियों को दर्ज नहीं किया गया और उनके वोट हटा दिए गए। हालांकि जेपीसी के चेयरमैन ने उनके आरोपों को खारिज किया। इधर लखनऊ में इमामबाड़ा को वक्फ संपत्ति बताने वालों को भी यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जवाब दिया। नहीं दे पा रहे हैं, वो खाली कर रहे हैं, कितने दिन से बना है ये है, और सरकार के पास अभिलेख है। सरकारी जो कागजात है उसमें बाकायदे दर्ज है सरकारी संपत्ति। खैर, कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी, जिसके बाद इस पर आखिरी मुहर लगेगी। महाराष्ट्र के नासिक में एक भीषण हादसा हो गया। एक निजी लग्जरी बस भयानक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोगों की हालत बहुत गंभीर है। हादसा रविवार सुबह 5:30 बजे नासिक सूरत हाईवे पर सापुताड़ा घाट के पास हुआ, जब 50 श्रद्धालुओं से भरी लग्जरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा इतना भीषण था कि बस के गिरते ही उसके परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने जब हादसा देखा तो घायलों की मदद के लिए पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे का शिकार हुए सभी यात्री मध्य प्रदेश के हैं। ये बस महाकुंभ मेले के बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर गई थी और इसके बाद गुजरात देव दर्शन के लिए जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गई। राजस्थान के अलवर में गूगल मैप ने एक बड़ा कांड फिर से कर दिया। इस बार आरएएस का प्री एग्जाम देने पहुंचे कई छात्रों को गूगल मैप पर भरोसा करना भारी पड़ गया और वो गलत लोकेशन पर पहुंच गए और एग्जाम सेंटर पर महज 2 मिनट की देरी से पहुंचने की वजह से परीक्षा देने में वंचित रह गए। दरअसल अलवर शहर में 93 एग्जाम सेंटर पर तकरीबन 28,000 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से करीब 25,000 अभ्यर्थियों को आरएएस का प्री एग्जाम देने पहुंचना था। लेकिन कई अभ्यर्थी गूगल मैप की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि गूगल मैप ने उन्हें गलत लोकेशन पर पहुंचा दिया। गूगल मैप से आए थे तो दूसरी तरफ चले गए कॉलेज के, वहाँ से वापस आए तो हम लेट हो गए तब तक, और उन्होंने गेट बंद कर दिया। इस वजह से हम कॉलेज पेपर देने से रह गए। महज 2 मिनट की देरी के बाद छात्रों को गौरी देवी महाविद्यालय एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि एग्जाम सेंटर का गेट सुबह 11 बजे बंद होना था, लेकिन स्टाफ ने महज 5 मिनट पहले गेट बंद कर दिया। चौथा मेरा अटेम्प्ट है, 2 मैंने मेंस लिखे हैं और मैं मात्र 2 मिनट लेट हो गया था, तो प्रिंसिपल साहब ने एंट्री लेने से मना कर दिया। गूगल मैप का इस्तेमाल आज के समय में आम है। परीक्षा केंद्रों पर सही दिशा निर्देश नहीं होना भी उम्मीदवारों के गलत गेट पर पहुंचने की वजह बताई जा रही है। वहीं आरएएस का प्री एग्जाम देने आए छात्रों ने समय से पहले एग्जाम सेंटर का गेट बंद करने पर भी सवाल उठाए। देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढने का अभियान जारी है। राजस्थान के अजमेर में दरगाह और आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया गया, जहां हाल ही में 2 और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो अपनी पहचान बदलकर सालों से इस इलाके में रह रहे थे। इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कुछ ने तो अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया था। अब तक की हुई कार्रवाई में स्पेशल टास्क फोर्स ने अजमेर में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स लगातार सर्वे करके संदिग्ध लोगों की पहचान कर रही है। अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशी नागरिकों के पास फर्जी आधार और राशन कार्ड भी मिले हैं, जिनकी वजह से पुलिस को इनकी पहचान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आइडेंटिफिकेशन के लिए चैलेंज है कि मूलतः ये यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं और कुछ कानाबदोश हैं
तो प्रत्येक व्यक्ति को चेक करना, इसके लिए बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है, जिसमें काफ़ी लोग जो संदिग्ध पाए जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। अजमेर पुलिस दरगाह, नई सड़क, जालियान, कब्रिस्तान जैसे कई इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। इस दौरान कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ करके इनकी जानकारी हासिल की जा रही है। यूपी के बहराइच में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर जल्द ही ताला लगने वाला है। जिला प्रशासन ने शासन और मदरसा बोर्ड को चिट्ठी लिखकर 90 से अधिक अवैध मदरसों की मान्यता रद्द करने को कहा। और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की तरफ से शासन और मदरसा बोर्ड को भेजी गई इस चिट्ठी के बाद जिले में संचालित मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया। बहराइच अल्पसंख्यक विभाग के मुताबिक बहराइच जिले में कुल 301 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। 90 मदरसे केवल कागजों पर चलाए जा रहे हैं, जिनकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। आरोप है कि इन मदरसों के संचालकों ने अपार आईडी पोर्टल पर छात्रों के नाम दर्ज नहीं किए, जो अरबी फारसी मदरसों की मान्यता नियमावली की धारा 01 का उल्लंघन है। ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपार आईडी के अंतर्गत अपना कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, वो बच्चे उनके यहाँ से जीरो, उनकी रिपोर्ट जीरो है। ऐसे 90 मदरसे की मान्यता निरस्त प्रत्याहार के लिए रजिस्ट्रार महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। बहराइच जिला प्रशासन की तरफ से भेजी गई चिट्ठी के बाद अब देखना होगा कि सरकार और मदरसा बोर्ड इन अवैध मदरसों पर क्या कार्रवाई करते हैं। पढ़ाई की क्वालिटी सुधारो। यूपी के उन्नाव में मस्जिद निर्माण की आशंका पर इलाके में तनाव हो गया। हिंदू संगठनों ने से कथित अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बांकीपुर इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग निर्माण करवा रहे थे, जिसकी जानकारी जब हिंदू पक्ष को लगी तो मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया और इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाकर मामला सुलझाया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहां अवैध तरीके से मस्जिद नुमा इमारत का निर्माण किया जा रहा था। एसडीएम साहब ने तत्काल जांच करवाई और वह जमीन जो है आबादी की ग्राम समाज जगह पाई गई, जिस पर जो दूसरा समुदाय था उसके द्वारा काम रुकवाया गया और उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा काम हम नहीं करेंगे। दरअसल यहाँ पहले भी विवाद हो चुका है। इससे पहले 2017 में भी ऐसा ही निर्माण कराने का प्रयास किया गया था, तभी काफी विवाद हुआ था। फिलहाल एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। मथुरा की होली देश भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। बसंत पंचमी से ही ब्रज की रंगोली होली जो है उसकी शुरुआत हो जाती है और इस बार भी मथुरा वृंदावन में होली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भीड़ की गुलाल उड़ाते हुए ये तस्वीरें मथुरा के वृंदावन की है, जहां लोग अभी से ही होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मथुरा के मंदिरों में बसंत पंचमी का पर्व किसी उत्सव से कम नहीं। बसंत पंचमी के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में वृंदावन में उमड़ने लगे हैं। बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रृंगार आरती के साथ ही अबीर गुलाल की बारिश शुरू हो जाएगी और श्रद्धालुओं की भीड़ ठाकुर जी के रंग में रंगे नजर आएगी। बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी पर विशेष श्रृंगार के साथ ठाकुर जी की आरती होती है और इसके बाद अबीर गुलाल उड़ाकर होली की शुरुआत की जाती है और होली के रंगों में सराबोर होने के लिए देश विदेश से भक्त मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं नगर निगम द्वारा साफ सफाई पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। जनपद में स्थित देवस्थानों पर प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। अगर हम खास करके वृंदावन की बात करें तो जोन सेक्टर बनाकर पोस्ट की डिप्लॉयमेंट, चाहे वो सिविल पुलिस हो, पीएससी हो, महिला पुलिसकर्मी हो, हमारे अभिसूचना के कर्मचारी हो, सभी की जोन सेक्टर स्कीम के तहत ड्यूटी लगाई जा रही है। ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हुआ होली महोत्सव अगले 40 दिनों तक जारी रहेगा। अगर आप भी ब्रज की रंगीली होली खेलना चाहते हैं तो मथुरा पहुंच जाइए, जहां भक्त और भगवान एक ही रंग में रंग जाते हैं। महाकुंभ में बसंत पंचमी का अमृत स्नान शुरू होगा और ये टीम योगी की बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि कल भी करोड़ों लोग महाकुंभ में आएंगे और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसीलिए बसंत पंचमी के अमृत स्नान को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। बसंत पंचमी का अमृत स्नान सुबह 5:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगाएंगे। अमृत स्नान में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था और भगदड़ न हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट। मेले में नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान से पहले अधिकारियों से साफ कह दिया है कि जीरो एरर मैनेजमेंट पर फोकस करें और इसीलिए आज से 4 दिन स्टेशनों पर 1 वे रहेगा। प्रयागराज शहर में वाहनों की नो एंट्री रहेगी।
अगले 3 दिन तक वाहनों की एंट्री बंद है। क्राउड मैनेजमेंट की बेहतरी पर जोर दिया जाएगा। सीनियर अधिकारी कैंप करेंगे। किसी भी स्तर पर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। स्ट्रीट वेंडर्स सड़क पर दिखाई नहीं देंगे। प्रेशर पॉइंट्स पर ध्यान देने के निर्देश हैं। यही नहीं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए महाकुंभ में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2019 कुंभ के डीएम कमिश्नर महाकुंभ भेजे गए हैं। महाकुंभ में 3 नए पीसीएस अधिकारी तैनात हैं। महाकुंभ में 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन रहेगा। बाहरी नंबर की गाड़ियों का प्रवेश बंद है। पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ी होंगी। सीएम योगी ने साफ किया है कि महाकुंभ को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मेले में अब कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। किसी भी कीमत पर लोगों की आवाजाही में बाधा न डाली जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संत, कल्पवासी या देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इन तैयारियों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी कुंदन ने। देखिए उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। आपको संगम नोज का दरअसल नजारा दिखाते हैं। संगम नोज में सिक्योरिटी कैसी है, आमतौर पर रहती है, ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये वॉच टावर है जहाँ पर कैमरे लगाए गए, 360 डिग्री घूमने तक वाले कैमरे हैं ये। और यहाँ से पुलिसकर्मी लगातार निगरानी करते थे, पांटून पुल से लेकर के पूरा संगम नोज का इलाका। इधर दाहिनी तरफ दिखाएंगे, यहाँ पर पुलिस के लिए चौकियां बनाई गई है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जब श्रद्धालु चलते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि बालुई जमीन होती है, रेतीली जमीन होती है, इसलिए यहाँ पर पानी का भी छिड़काव लगातार होता रहता है। संगम नोज पर दर्जनों एनडीआरएफ और पीएसी की बोट तैनात है और इस पर जवान जो हैं वो तैनात रहते हैं 24/7। और ऐसी एक बोट पर इस वक्त मौजूद है। और किनारों पर हालांकि ये वाटर वॉल लगाई गई है ताकि लोग जो हैं गहरे पानी में ना जा सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर जल पुलिस के जो जवान हैं, पीएसी के जवान जो हैं, वो लोगों को सतर्क करते रहते हैं कि इस जो वाटर वॉल है उसके उधर से ही स्नान करें। मौनी अमावस्या की घटना के बाद बसंत पंचमी के स्नान को लेकर मेला प्रशासन अलर्ट है। घाटों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि स्नान के दौरान कोई भगदड़ ना हो। और पानी के अंदर भी जवानों की तैनाती की गई है ताकि बसंत पंचमी का स्नान बिना किसी अनहोनी के संपन्न हो सके। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद संत, महात्मा और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर बयान दिया, लेकिन उनके बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गहरी नाराजगी जताई है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज ने गहरी नाराजगी जताई है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़कर के तो दूसरा कुछ माना नहीं जाता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं और 4 में से सबसे बड़ा मोक्ष बताया गया है। मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। अब अगर कुचल करके मारे जाने से मोक्ष मिल रहा है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोगों को क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए? दुर्लभ वस्तु मिल रही है। शंकराचार्य का आरोप है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस अंदाज में बोल रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि उनके इस बयान से पीड़ित परिवार और दुखी हो रहे हैं। मौत पर पीड़ित परिवारों का दुख बांटना चाहिए, न कि उसका उपहास करना चाहिए। अगर आप महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं तो ग्रहों के शुभ अशुभ योगों को भी जान लीजिए, क्योंकि बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर लज्जित दोष का भी साया है। ऐसे में आपको स्नान के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जिसके लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अमृत स्नान पर लज्जित दोष के साथ साथ शाश योग भी बन रहा है, जिसके कुछ अशुभ प्रभाव होते हैं। लेकिन इस दिन संध्या योग और शुभ योग जैसे कई शुभ योगों का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। ऐसे में महामंगल की इस बेला में हर तरफ मंगल ही मंगल हो, इसके लिए ज्योतिषियों ने उपाय भी बताए हैं। इस दिन जो है लज्जित दोष बन रहा है। जब भी शुक्र और राहु की युति जब एक साथ आ जाती है, उसको हम थोड़ा अशुभ की संज्ञा में काउंट करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो भी कुंभ जा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, अति उत्तम है। लेकिन उस दिन खासकर जो ये लज्जित दोष बन रहा है वो दिन के 12 बजे से लेकर और 4 बजे तक इसकी पीक
बल रहेगा तो उस समय पे क्या करना है कि जब वो ये बलवान रहेगा उस समय पे आपको वहाँ रुकना नहीं है। शुक्र और राहु की युति से बनने वाला लज्जित योग थोड़े बहुत बुरे प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन पतित पावनी माँ गंगा की पावन धरा में हर दोष और पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए डरे नहीं, सावधान रहें और हर हर गंगे के जयघोष के साथ आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाएं। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया के करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन एमपी के शिक्षकों को अब ये सौभाग्य नहीं मिल पाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष नियम लागू कर दिए हैं। राज्य के शिक्षक महाकुंभ में स्नान कर पुण्य अर्जित करना चाहते थे, इसीलिए शिक्षकों की सीसीएल और महाकुंभ में जाने के लिए काफी आवेदन आ रहे थे, लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर छुट्टियां कैंसिल कर दी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के शिक्षकों के सामने अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। ऐसे में महाकुंभ में जाने की तैयारी करने वाले शिक्षक निराश हैं और अब वो छुट्टी नहीं ले पाएंगे। दरअसल एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर 15 मई तक एस्मा लागू रहेगा, इसलिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक शिक्षकों को छुट्टियां नहीं मिलेगी, यानी परीक्षाओं में नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी और अन्य स्टाफ महाकुंभ में शामिल होने के लिए अवकाश नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, मध्य प्रदेश के शिक्षक 15 मार्च तक हड़ताल पर भी नहीं जा सकेंगे। ओडिशा के कालाहांडी इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़े अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3.5 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। बरामद कैश में 500 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां थी, जिन्हें पुलिस ने इनके पास से बरामद किया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से हथियार, गोला बारूद और गाड़ियां भी जब्त की। यह गिरोह झारखंड और ओडिशा के बॉर्डर इलाके में काफी सक्रिय था और हाल ही में कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में एक शराब भंडार में लूटपाट की खबर सामने आई थी। कुछ दिन पहले गिरोह ने धर्मगढ़ के एक स्थानीय शराब दुकान पर हमला कर भारी मात्रा में कैश लूटा था। वारदात के बाद दुकान मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोपी पुलिस से बचने के लिए झारखंड भाग गए थे। पुलिस ने गिरोह को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया और इनकी पहचान करके इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया और लूटा हुआ कैश बरामद किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में शर्त जीतने के चक्कर में एक शख्स की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स शराब पीने का आदी था और उसने दोस्तों के साथ महज 100 रुपए के लालच में तालाब पार करने की शर्त लगाई थी। शराब और नशे की लत किस हद तक जानलेवा साबित हो सकती है, इसकी एक और वानगी झांसी में देखने को मिली है, जहां शराब के नशे में दोस्तों के बीच में लगी एक छोटी सी शर्त ने एक शख्स की जान ले ली। मामला रक्सा थाना इलाके के पुनावली कला गांव का है, जहां उत्तम नाम का एक शख्स अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने के लिए घर से निकला था। शराब पीने के बाद नशे की हालत में दोस्तों के बीच में तालाब पार करने को लेकर 100 रुपए की शर्त लगी। इस शर्त को पूरा करने के लिए उत्तम तालाब में कूद पड़ा, लेकिन आधे तालाब तक पहुंचते ही उसकी जैकेट फंस गई, जिससे वे पानी में डूबने लगा। दारू पीने के लिए आए यहाँ पे 2-3-4 लोग थे। इन लोगों ने 100 रुपए की शर्त लगाई और बोल रहे थे कि ताल पार कर जाओ, तो हम 100 को नोट दे रहे। तो ताल में गए तो जैकेट बिक गई उनके हाथों में और इस चक्कर में वो पहन नहीं पाए और डूब गए उसे। उत्तम को तालाब में डूबता देख उसके दोस्त मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने पर गांव के लोग नाव लेकर उत्तम को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं हादसे के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला दुर्घटना का लग रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को देख रही है और मृतक के दोस्तों से पूछताछ भी कर रही है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक भाई ने रिश्तों को तार-तार करते हुए अपनी ही बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात अलीराजपुर जिले के सेजावाड़ा गांव में हुई। यहाँ एक भाई ने सिर्फ 5 रुपए के लिए अपनी बहन को पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बहन घास बेचने का काम करती थी। बहन घास का कुछ हिस्सा अपने भाई को भी बेचती थी। भाई घास की हर गठरी कीमत 5 रुपए देना चाहता था, लेकिन बहन 10 लेने पर अड़ी हुई थी। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ा कि भाई ने गुस्से में आकर बहन पर पत्थरों से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी भाई ने खुद पुलिस को फोन कर बताया कि किसी ने उसकी बहन की हत्या कर दी है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला के सिर पे पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। तो जब पुलिस ने इससे बाद में सख्ती से जब पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया हत्या करने का। फिलहाल पुलिस बहन की हत्या के आरोपी भाई से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
मध्य प्रदेश के नीमच में चोरी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ चोरों ने एक मंदिर पर धावा बोल दिया और बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन चोरी की घटना मंदिर में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसमें साफ दिखाई दिया कि 2 चोर मंदिर के अंदर मौजूद हैं। एक चोर पूरे इत्मीनान के साथ भगवान की चरण पादुका उठाकर 7 लाए झोले में रखता है, जबकि दूसरा चोर मंदिर के गर्भगृह में लगे चांदी के छत्र को उतारने लगा। इसके बाद धीरे धीरे भगवान के सारे आभूषण उतारकर झोले में भरकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना हरकिया खाल बालाजी मंदिर की है। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर आते हैं और तफसील के साथ इस घटना को अंजाम देते हैं। जाते जाते दोनों चोर दान पात्र भी अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल मंदिर के पुजारी ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते ऐसा विकराल रूप ले लिया कि आसपास का पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया। और बिस्किट फैक्ट्री में लगी भीषण आग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। ऐसा लगा मानो किसी ज्वालामुखी के फटने के बाद उससे आग का फवारा निकल रहा हो। मालनपुर इंडस्ट्रीज एरिया में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। पूरी फैक्ट्री आग की लपटों से घिरी नजर आई और आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। बिस्किट फैक्ट्री में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि इसने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और आग की जानकारी के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्द ही उस पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद इस भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक पूरी बिस्किट फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। बिस्किट फैक्ट्री में इतनी भीषण आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की गिनती नक्सल प्रभावित जिलों में होती है। ऐसे में वहां पर एक संदिग्ध गिद्ध के मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी गई। ये गिद्ध कांकेर के भानु प्रतापपुर के स्कूल की छत पर बैठा दिखा। काफी देर तक जब ये गिद्ध नहीं उड़ा तो लोगों ने इसे काफी बारीकी से देखा तो लोग हैरान रह गए। ऊपर में ना ट्रांसमीटर है। लोगों को इस गिद्ध की पीठ पर पंखों के बीच एक संदिग्ध डिवाइस नजर आया जो जीपीएस की तरह लग रहा था। इतना ही नहीं, इस पक्षी के पैरों में स्टिकर भी बंधा हुआ था। लोगों की माने तो एक गिद्ध दोपहर 2 बजे के आसपास स्कूल की छत पर दिखाई दिया। संदिग्ध लगने पर लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन गिद्ध शाम होते होते उड़ गया। ऊपर में ना ट्रांसमीटर है। हालांकि बाद में गिद्ध को पकड़ने वाली टीम मौके पर पहुंची और गिद्ध को पकड़ लिया। उसकी पीठ पर जीपीएस लगा हुआ मिला, लेकिन इस पक्षी की पीठ पर बंधे डिवाइस ने लोगों के मन में शंका पैदा कर दी कि ये किसने और क्यों लगाया। कहीं ये किसी नक्सली संगठन की साजिश तो नहीं। मौसम ने अपना मिजाज एक बार फिर बदला है। कश्मीर घाटी में भीषण बर्फबारी और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी है। कहीं पारा लुढ़का है तो कहीं कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। 31 जनवरी 2024 को कश्मीर में चिल्लई कला का आखिरी दिन था, लेकिन चिल्लई कला के जाते जाते भी कश्मीर में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद पेड़ पौधे, घर और रास्ते बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। बर्फ गिरने के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। गुलमर्ग समेत ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भीषण बर्फबारी हुई है। इन पहाड़ी इलाकों में इतनी ज्यादा बर्फ गिरी है कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गुलमर्ग में 4 इंच, पहलगाम में 7 इंच, सोनमर्ग में 5 इंच और राजस्थान टॉप पर 10 इंच बर्फ जमा है। नगर समेत अधिकांश निचले इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। बर्फबारी और बारिश से कई झीलों में संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक घाटी में मौसम का मिजाज ऐसे ही सर्द बने रहने की संभावना जताई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कोहरे के साथ सर्दी भी बढ़ गई है। चार दिन की चिलचिलाती धूप के बाद शहर को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। अचानक मौसम बदलने और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम है। राजस्थान के झुंझुनू में भी घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा।